करते हैं, पता नहीं किन किन साइंटिस्ट के, थॉमसन मॉडल, और उससे पहले भी किसी ने बताया, किसने बताया था, डाल्टन ने सबसे पहले बताया, फिर वो समरफील्ड और पता नहीं कौन कौन लोगों ने। फिजिक्स में केवल और केवल जो हमें मेन चर्चा करना है वो किसकी करना है, बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड। अच्छा रदरफोर्ड यहां लिखा है, ओके। टॉपिक का मेन थीम है बोर्स मॉडल, लेकिन क्योंकि बोर्स ने जो कुछ भी बातें करी थी वो रदरफोर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन था, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, रदरफोर्ड। हमें पहुंचना कहां तक है, नील्स बोर तक, है ना। नाम उसका बोर है, इंसान बोरिंग नहीं था, उसने काफी एक्साइटिंग बातें बताई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड ने जो आज का मॉडल है, यानी आज का जो एटॉमिक मॉडल है उसका सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करने वाला कौन था, रदरफोर्ड। बोर नहीं था, रदरफोर्ड था, जिसने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज बताया, वो रदरफोर्ड था। और उसका सबसे बड़ा मेन एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उससे जो एटॉमिक मॉडल उसने बनाया वो आज तक लगभग वही चल रहा है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, है ना। मतलब ये कुछ ऐसी बात है कि इंसान ने पेड़ से उतर के जमीन में रहना सीखा और उसके बाद जमीन में उतर के उसने झोपड़ी बनाई, तो ये एक बड़ा रिवॉल्यूटरी चेंज था। अब झोपड़ी अपडेट होती गई वो अलग बात है कि नहीं। पहले लोग पेड़ में रहते थे, पता है कि नहीं, बंदरों की तरह, एक्चुअली बंदरी होते थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड वो पर्सन है जिसने सबसे बड़ा एटॉमिक मॉडल का चेंज बताया, किसकी मदद से, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ये कुछ सेटअप दिखाने की कोशिश करी गई है। ये दो प्लेट हैं जिनके बीच में अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया जाता था। मैंने बताया था कि अगर कोई वोल्टेज प्लस और माइनस के बीच में किसी चीज को हम चाहे तो एक्सीलरेट करा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहां से यहां अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया जाता था। फिर एक गोल्ड की पतली सी पन्नी, गोल्ड यूज करने की वजह यही थी कि उसकी जितनी बारीक पन्नी हम बना सकते किसी और मटेरियल की उतनी बारीक पन्नी नहीं बना सकते, तो एकदम पतली पन्नी लेके उसमें अल्फा पार्टिकल भारी मात्रा में डाले। अब अल्फा पार्टिकल दिखाई नहीं देते, मेक इट क्लियर। अल्फा पार्टिकल को फोटोग्राफिक प्लेट पे सेंस किया गया, यहां प्लेट्स लगा दी गई अलग अलग एंगल पे, अलग अलग एंगल पे प्लेट्स लगा दी गई, और फिर हर प्लेट पे देखा कि इस एंगल वाली प्लेट पे कितने पार्टिकल गिरे, इस एंगल वाली प्लेट पे कितने पड़े, इस एंगल पे। तो सारी फोटोग्राफिक प्लेट की एनालिसिस करके उसने दिमाग में कुछ सोचा और उसी को अपने मॉडल में बताया। खैर, तो क्या ऑब्जर्व किया, उसके ऑब्जर्व करने का तरीका अलग था, है ना। मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा बेटर तरीके से समझा रहा हूं। उसने ऑब्जर्व कैसे किया है, क्योंकि किसी को अल्फा पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इन सब ऑब्जर्वेशन से प्लेट के अंदर कितने अल्फा पार्टिकल गिरे, उसे क्या नजर आया, मैं सीधे उसके मन में क्या चला वो दिखा रहा हूं। ये गोल्ड की फॉइल है, तुम कहोगे इतनी चौड़ी फॉइल कैसे, क्या ये उसका सरफेस है, नहीं, ये उसकी चौड़ाई है। तुम कहोगे इतनी चौड़ाई क्यों, तो यार अभी यार इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल की हम बातें कर रहे हैं कि इतनी चौड़ाई चलेगा, ऐसा एरिया अंदर है, ठीक है, ऐसे विजुलाइज करो। और अल्फा पार्टिकल को एक्सलेट करके, ये देखो यार अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, मैंने अल्फा पार्टिकल को इतना बड़ा दिखाया है तो पन्नी इतना बड़ा चलेगा। ये क्या हो रहा है यार अल्फा पार्टिकल के साथ, ये किसी चीज से टकरा के वापस आ रहा है, ऐसा उसके मन में चला। ये पता कैसे चला, ये अलग अलग एंगल पे जो अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं उनके ऑब्जर्वेशन से उसके मन में ये चला, ये चीज मन में चली है। क्या ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी भारी चीज से टकरा के इधर उधर छिटक रहे हैं, बल्कि टकराते नहीं थे, वो रिपेल करते थे एक्चुअली। बात क्लियर है। तो अब जब यार ये ऑब्जर्वेशन उसके मन में आया तो उसने इमेजिन किया, ये सब कुछ इमेजिन में है यार, एक्चुअली में किसी ने आज तक एटम नहीं देखा, न्यूक्लियस नहीं देखा, सब कुछ ऑब्जर्वेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ठीक है यार, उसके मन में और क्या चला, अब उसकी धुंधली तस्वीर में और क्लैरिटी आने लगी और उसको दिखने लगा। कुछ दिख रहा है यार तुम्हें, दिखा यार, ये उसके मन में चला और उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यही वो चीज है जिससे टकरा के ये अल्फा पार्टिकल इधर उधर जा रहे थे। अभी पक्की टक्कर नहीं थी, बेसिकली रिपल करते हुए, है ना, मैंने भी रफली बनाया यार, है ना। उसके मन में रफली ऐसा कुछ चला कि इससे टकरा के, तो उसके दिमाग में क्या यार कि एटम का जैसा थॉमसन वाला मॉडल था कि पूरे हिस्से में वो मटेरियल को इमेजिन किया करता था, ऐसा नहीं है, है ना।
एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा है? खाली है ना, बीच में कोई कंडेंस चीज है ना। और उसके बाद उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऑब्जर्वेशन से उनको यह भी पता था कौन अल्फा पार्टिकल कितना स्पीड से टकराया, जो ज्यादा इंपैक्ट छोड़ा इसका मतलब ज्यादा है, तो उन स्पीड से उसने अंदाजा लगाया कि एक्चुअली में कौन सा अल्फा पार्टिकल कितना रिटार्ड करके आया है। ये सारे ऑब्जर्वेशन वहीं से चले हैं, है ना। अब उसको यह भी समझ आ रहा था कुछ अल्फा पार्टिकल रिटार्ड करके टकराए हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे टकरा गए हैं, तो वो सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसको यह समझ में आया कि अंदर की चीज ऐसे चार्ज की है जैसा अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज और न्यूक्लियस का चार्ज एक जैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उसने कैसे ऑब्जर्व किए जिनका रिटार्डेशन हुआ था। रिटार्डेशन कब होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आएगा तो क्या उसमें रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो ये उसके दिमाग में चला कि बीच में कोई कंडेंस पार्ट है ना, जो किस चार्ज का है? पॉजिटिव चार्ज का है। अब इतने ऑब्जर्वेशन उस जमाने में थे कि कोई भी मटेरियल ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अब यार ओवरऑल न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना कहीं ना कहीं निगेटिव जरूर होगा। तो निगेटिव किन के अंदर होगा? तो उसने कहा भाई फोटोइलेक्ट्रिक, उस समय फोटोइलेक्ट्रिक नहीं थर्मियोनिक एमिशन लोगों ने ऑब्जर्व कर रखा था, तो उन्होंने सोचा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। तो उसने पूरा मॉडल दिमाग में बना लिया कि इसका मतलब कंडेंस पार्ट पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव के चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, उनका अपोजिट चार्ज होगा। ये सब उसके मन में चल रहा है यार, ठीक है। तो उसने अपने मॉडल में दो मेन बातें करी, इसको बनाना नहीं यार, ये सब तुमने पहले कई बार देखा है। ओके, तो उसने अपने मॉडल में दो बातें बोली कि एटम में क्या है, एक न्यूक्लियर पार्ट है और दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट कैसा है? छोटा है, कंडेंस है और कौन सा चार्ज रखता है? हाँ, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज है और सबसे ज्यादा डेंस है। मतलब कि पूरे एटम का ज्यादातर मास किसमें होता है? हाँ, उस छोटे से पोर्शन में होता है जिसका साइज लगभग इस ऑर्डर का है। ये सारी बातें बताने वाला कौन था? रदरफोर्ड। ये साइज न्यूक्लियस का है और ये साइज क्या है? एटम का है। ये सब उसने ऑब्जर्वेशन के आधार पे चीजें बताई। तो ये हो गया न्यूक्लियर पार्ट, मोस्ट कंडेंस पार्ट, सबसे छोटा बट सबसे ज्यादा भारी। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में उसने इलेक्ट्रॉन इमेजिन किया था। तो अब जैसी यार ये बात आई कि इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुरंत आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर रख दो तो प्रोटॉन में गिर ही जाएगा, आई मीन न्यूक्लियस में गिर ही जाएगा। तो उसने क्या इमेजिन किया कि गिरता क्यों नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि अर्थ के बगल में जो मून है, अगर मून को कोई रोक दे तो क्या होगा? अर्थ में गिर जाएगा, सीधी सी बात, उसके अट्रैक्शन से गिर जाएगा। तो गिर क्यों नहीं पा रहा है अब तक? क्योंकि उसके अंदर वो जो टेंजेंशियल मोशन है उसके चलते वो गिरने की कोशिश हमेशा करता है मगर गिरता कभी नहीं है। तो उसके दिमाग में ये चमका कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है और ज्यादातर हिस्सा खाली है, तो ऐसा तो है नहीं कि मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन को गिरने से रोक रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जरूर कोई ना कोई मोशन है और उसी मोशन से वो टिका हुआ है और वो मोशन सर्कुलर मोशन होता है ना। क्या बात समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। कभी बचपन में तुम्हें ऐसे घुमाया गया यार तो बाहर लगता है हम गिर जाएंगे, तो वो सेंट्रीफ्यूगल इलेक्ट्रॉन को बाहर लग रहा है और अट्रैक्शन अंदर लग रहा है, ऐसे एटम टिका हुआ है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ये सारी बातें बताने वाला भी कौन था? रदरफोर्ड, है ना। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एम्प्टी पार्ट ऑफ द एटम है और इसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उनकी स्पीड हाई होती है जिससे वो उस ऑर्बिट में टिके रहते हैं, उसके ऑर्बिट में टिके रहते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बैलेंस द अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे समझ सकते हैं। वो रेडियस होगा ना, रेडियस 10 टू पावर -3 है ना, रेडियस होगा दोनों में, डायमीटर ऐसा है ना यार कि अगर रेडियस 10 टू पावर -10 मीटर है तो बताओ डायमीटर कितना होगा? 2 × 10 टू पावर। तो क्या ऑर्डर बदल गया क्या? तो उसने भी अभी बहुत एग्जैक्ट एटम के बारे में नहीं बताया था, ये बहुत रफ आइडिया था जो आज तक सही है। तो रेडियस और डायमीटर से ऑर्डर नहीं बदलता है, 2 गुने का फर्क पड़ने से थोड़ी ऑर्डर बदलता है, 10 गुने का फर्क पड़ने से ऑर्डर बदलता है। बात क्लियर है यार? कोई दिक्कत है यार? तो यार ये उसके मन में चल रहा था कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, मोस्ट कंडेंस, और उसके चारों तरफ क्या चल रहे हैं?
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, कुछ ऐसा मुश्किल बात नहीं बताई है, रदरफोर्ड ने बताया था। क्या चीज है? अभी मैंने नहीं बताया, अभी मैंने बस ये बताया है कि रदरफोर्ड के मन में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ख्याल आया, क्या ख्याल आया, कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दैट्स इट। इसको न्यूक्लियर पार्ट बोल रहे हैं जो पॉजिटिवली है, सबसे ज्यादा कंडेंस है, और इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल रहे हैं जो खाली है और जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बस ये 2 पॉइंट मैंने अभी तक समझाए हैं, इनको नोट करना शुरू करें। ये मॉडल किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अगली चीज क्या है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उस पे बाहर की तरफ क्या महसूस होता है, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। इतनी बात किसने बताई, तो यार अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है और कूलम्ब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिक्स का पार्ट है और अट्रैक्शन फोर्स कूलम्ब फोर्स का पार्ट है। तो यार उसने कूलम्ब की थ्योरी अडॉप्ट करी इसको समझाने के लिए और न्यूटन की थ्योरी यूज करी इसको समझाने के लिए। क्या बता रहे, हम एक चीज लिख सकते हैं कि अगर एक स्टेबल एटम है, स्टेबल एटम, स्टेबल ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, तो इस इलेक्ट्रॉन में जितना अट्रैक्शन लग रहा होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला किसी को पता है, mv²/r, नहीं पता तो वहां देख लो, लिखा ही पहले। अट्रैक्शन फोर्स k₁q2/r² होता है। तो अब मुझे बताओ, अगर इस न्यूक्लियस में z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन z है, और z नंबर ऑफ प्रोटॉन, हर प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Q1 कितना हो गया, प्लस Zi, और Q2 कितना हो गया, माइनस ई। हालांकि अट्रैक्शन हमने पहले तय कर रखा है, यहां साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और न्यूक्लियस का चार्ज क्या, Zi। अच्छा, K का भी एक फॉर्मूला होता है, किसी को पता है, 1/4πε0r²। तो इतनी बात उसने ये समझाने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन टिका है, ये रदरफोर्ड ने बताई। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही, ठीक, नोट करते जाए। हाँ, के में आर नहीं आता, सॉरी r² यहां पहले से आ चुका है। इतनी बात मेरे ख्याल सबको क्लियर है, तो यहां तक नोट कर लें, नोट करते जाएं। ये टॉपिक बदल गया यार, कम से कम कुछ तो सम्मान दो नए टॉपिक का। ठीक है, अब लिख लिया, कोई बात ही नहीं। अच्छा बताओ, अगर इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पीड ना हो, v ना हो, स्पीड ना हो, तो कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल गायब हो जाएगा। तो ये अकेला बचेगा और ये बचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा? है ना, गिर जाएगा कि नहीं? मैं बता दूं यार, सेंट्रीफ्यूगल इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के महसूस किया जाता है, वरना हम लगाते क्या है, ये फोर्स कभी दिखाते नहीं है। ग्राउंड के फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड हम लगाते क्या है, F बराबर एम ए। क्या लगाते हैं? F बराबर एम ए। फोर्स कितना है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और A कितना होता है जब कोई V स्पीड से चलता है? तो उसके फ्रेम में नहीं, ग्राउंड के फ्रेम में हम उसमें एक एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर V की स्पीड से चल रहा होता है तो सेंटर की तरफ हम एक एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। अगर वो V स्पीड से चल रहा है तो वो एक्सेलेरेशन कितना होता है? एनीवन? अगर कोई भी पार्टिकल V स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन होता है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन उसको बोलते हैं। किसी को पता है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होता है? यस, आर ओमेगा स्क्वायर होता है। बट मैं यहां ओमेगा में बात नहीं कर रहा हूं, V में बात कर रहा हूं। तो V में क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर होता है। ओके, क्या हो गया? V स्क्वायर बाई आर। Q1 हो गया ZE, Q2 हो गया E। तो यार इस जगह मैंने अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लिखा है। ये किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कशन है? हाँ, ये डिस्कशन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे बैठ के कोई महसूस कर सकता है तो ये थ्योरी लगाई जाएगी। और अगर ग्राउंड में आके डिस्कशन कर रहा है तो ये थ्योरी लगाएगी। थ्योरी दो अलग अलग हैं, बट क्या दोनों के रिजल्ट्स सेम है या अलग अलग हैं? सेम है। ज्यादा एग्जैक्ट थ्योरी कौन सी है, ये वाली या ये वाली? ये वाली। ग्राउंड के फ्रेम में न्यूट्रल होके देखना, ये वाली थ्योरी ज्यादा एग्जैक्ट है। मगर ज्यादा अपनापन, ज्यादा कनेक्टेड किस में लगता है? इसमें। इसीलिए मैंने यहां से बात शुरू करी है। सेंट्रीफ्यूगल हमें महसूस होता है, जैसे कोई हमें ऐसे सर्कुलर मोशन कराए तो हमें लगता है हम बाहर गिरेंगे। तुम्हें पता है अगर कोई ग्राउंड में खड़े होकर तुम्हें देख रहा है और तुम्हारा हाथ छूट जाए तो तुम बाहर नहीं गिरोगे, तुम टेंजेंशियल गिरते हो। कैसे गिरते हो? टेंजेंशियल। यानी सोचो एक धागे पे पार्टिकल बांध के मैं ऐसे चक्कर लगाऊं, ठीक है, धागा टूट जाए तो पार्टिकल बाहर गिरेगा या जिस रास्ते पे उस समय उसकी स्थिति थी उसी के अलोंग चलेगा? उसी के अलोंग चलेगा। तो जो हमें महसूस होता है बाहर गिरेंगे वो सच नहीं है। यानी सेंट्रीफ्यूगल की थ्योरी सच नहीं है, ये वाली थ्योरी सच है, वो हमें महसूस होती है ना। तो कल को तुमसे कोई पूछता है एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर क्या होगा? हाँ, तो ऑब्वियसली यार एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर क्या होगा? V स्क्वायर बाई आर। लेकिन अब मुझे बताओ V स्क्वायर बाई आर को और क्या लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से? चाहे इधर से कहीं से भी देखो, V स्क्वायर बाई आर आंसर है। अगर V के टर्म में ऑप्शन होंगे तब ना। V स्क्वायर बाई आर को और क्या लिख सकते हैं? क्या ये M को मैं यहां डिवाइड में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? और K ZE स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। ये भी सही आंसर है, नो डाउट। K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आंसर है अगर आंसर V में नजर आ रहा है, ये भी आंसर है अगर आंसर E और ZE में नजर आ रहा है। ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर सीक्वेंस क्लियर है तो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मैंने ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की बात करी है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। कोई पूछे यार सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा? पता है सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा? तो यार सेंटीपिटल फोर्स F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो ये होगा mv स्क्वायर बाई आर। क्या mv स्क्वायर बाई आर को ये भी तो लिखा जा सकता है? तो दोनों सेंटीपिटल फोर्स हो गए। कोई पूछे कूलम्बिक फोर्स क्या होगा? ये होगा अगर इसके टर्म में दिया है, वरना ये भी होगा। देखो यार पहले हमारे मन में तो यही ख्याल आएगा सेंटीपिटल फोर्स। कोई पूछे तुम क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल कोई पूछे तो हाँ, ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल लिखा है तो भी mv स्क्वायर बाई आर। ये मैंने सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट लगाया है
इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। दोनों अलग अलग थ्योरी है, एक ग्राउंड के फ्रेम में और एक ग्राउंड के फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं की जाती और इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में सेंट्रीपिटल की बात नहीं की जाती, सेंट्रीफ्यूगल की जाती जब इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, ये अलग अलग थ्योरीज हैं। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, क्या दोनों के आंसर सेम है या अलग अलग? आंसर सेम है, थ्योरी अलग अलग है। क्या है आंसर? mv स्क्वायर बाई, अरे यार फोर्स हमेशा एक्सेलेरेशन का मास टाइम्स होता है, F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो ए का आंसर लिख चुके हो, तो बता यार एक्सेलेरेशन फोर्स का आंसर कितना होगा? mv स्क्वायर बाई आर। देखो यार पहले तुम्हारे मन में यही आना चाहिए और यही ख्याल आएगा भी कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल तुम हमेशा mv स्क्वायर बाई आर जानते हो। अब इस टॉपिक में ये किसके बराबर है? के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के। तो ये भी आंसर सही है। अगर चार ऑप्शन में से हमें ये लुक दिखे तो ये टिक करेंगे, ये लुक दिखे तो राइटर तरह तरह से एक ही चीज को पूछता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ भी पूछे हमें तैयार रहना है। ये भी सही है क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये भी सही है। हालांकि ये कौन सा फोर्स है? इसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, जवाब सब वहीं से निकल रहे हैं, लाइन एक ही है, सारे जवाब वहीं से निकल रहे हैं। फिजिक्स में यार अगर मेन की जंक्शन समय पता हो तो आंसर देने के लिए हमें बस वही झांकना होता है बार बार। क्लियर है? एक और बात, झांकना वही हर बार। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यार कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है, चार ऑप्शन दे, उसमें हाफ एम वी स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली यार काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन वो किसी के बराबर तो हो ही सकता है ना? बताओ जरा। इसी फॉर्मूले में इस आर स्क्वायर से आर काट दो, तो एम वी स्क्वायर का आंसर क्या आया? है ना? मैं लिख देता हूं, एम वी स्क्वायर बराबर के जेड स्क्वायर यार ई स्क्वायर बाई आर। बन गया कि नहीं? तो बता यार काइनेटिक एनर्जी को हम और क्या लिख सकते हैं? के जेड स्क्वायर बाई आर टू आर। भाई एम वी स्क्वायर इतना है, हाफ, और तो ये आ गया। कहां से आया? अगेन वहीं से आया। मैं हर बार तुमसे फिजिक्स में कह रहा हूं यार, कुछ की चीजें हैं जिनको पकड़ के रखो तो जवाब वहां से मिलते जाते हैं। तो तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले कौन बाद में कौन, वो मेन है, उससे सब कुछ निकल के आ रहा है। क्या बात क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल जी के मैं एक और फॉर्मूले पे जा रहा हूं। पोटेंशियल जी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी है। यहां हम लोग जो पोटेंशियल जी लिखने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी की लिखने वाले हैं, ग्रेविटेशन नहीं। हाँ हाँ, वो ग्रेविटेशन है। GMEM/R वो क्या है? ग्रेविटेशन है। और MGH भी ग्रेविटेशन है, नियर द अर्थ सरफेस। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी की बात करने हैं। किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी का फॉर्मूला KQ1Q2/R नहीं पता तो मान ले यार, अभी क्योंकि लास्ट वाला टॉपिक पहले पढ़ाया जा रहा है तो कुछ चीजें तो मानना पड़ेगी। क्या होता है? KQ1Q2/R। अब Q1 की जगह क्या लिखा है? ZE। Q2 की जगह क्या लिखा है? E। तो ये क्या बन गया? KZE स्क्वायर बाई। इसमें मैं एक और करेक्शन करता हूं, जब भी हम फोर्स लिखते हैं तो साइन नहीं लिखा जाता क्योंकि हमें पता होता है कि अट्रैक्शन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय साइन लिखा जाता है। तो ये प्लस था और ये माइनस था, तो आंसर कैसा आएगा? माइनस। क्लियर है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन,
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी। पोटेंशियल जी के हम एक नए फॉर्मूले पे गए हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम आज पढ़ के भुला सकते हो, इसके बिना फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी, बेसिकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, टोटल। काइनेटिक क्या है, kz स्क्वायर बाई 2r, यहां से निकला है। पोटेंशियल कितना है, माइनस kz स्क्वायर बाई r। इनको ऐड करते हैं यार, kz स्क्वायर, ये 2 उधर चला जाएगा, 2kz स्क्वायर, तो प्लस माइनस कितना बचा, माइनस kz स्क्वायर बाई 2r। ये क्या हो गया, टोटल मैकेनिकल जी। काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल याद रहेंगे। ये सब बताने वाला कौन है, अरे बीच बीच में साइंटिस्ट को याद करो, उससे थोड़ा सा कृपा मिलती है। जैसे नहीं ऊपर वाले को याद करो, कृपा मिलती है। और हमारे लिए फिलहाल ऊपर वाला कौन है, कौन है, हाँ मतलब साइंटिस्ट रदरफोर्ड, फिलहाल रदरफोर्ड है, ऊपर जा चुका है तो हम लोग उसको याद करेंगे। जितनी महान हस्तियां हैं उनकी याद करते रहना चाहिए बीच बीच में, पुण्य मिलता है उससे। तो यार ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल। अभी क्या यार क्वेश्चन का फैशन चला है इस कदर कि काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के फॉर्मूला पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि के यू से कितने टाइम्स, यू के से कितने टाइम, इस पे फैशन है। तो हम चलो इसको एक सिंगल डिजिट से के लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब के और ई को जरा ध्यान से देखें, क्या के माइनस टाइम्स ई है कि नहीं है भाई। इस आंसर में एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा। और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं होती, पोटेंशियल जी माइनस में, टोटल एनर्जी माइनस में। ये आंसर कैसा आया है, निगेटिव, के का कैसा है, पॉजिटिव। तो बताओ निगेटिव आंसर में एक माइनस और लग गया तो कैसा हो गया, के कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करी जाए तो के और ई का मैग्नीट्यूड सेम है। और पोटेंशियल जी का बदर, पोटेंशियल एनर्जी और के में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या के ज्यादा है, के में 2 डिवाइड है, इसमें 2 डिवाइड, तो जिसमें 2 डिवाइड है वो छोटा हो गया ना भाई। तो इसका मतलब यार u में से 2 डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, k। क्या सही है अभी, नहीं, u माइनस है तो आंसर k भी क्या माइनस है क्या, तो यहां एक माइनस और लगाएंगे। देखो यार ये मैंने ज्यादा टेक्निकल बात कर दी, फैशन मैग्नीट्यूड पे ज्यादा चल रहा है। चलो तो मैग्नीट्यूड वाइज हम ये लिख दें, चलेगा, चलेगा। अब देखो यार ये लिखा, इसका ये भी मतलब नहीं कि यही क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं u बराबर 2e, है ना, u बराबर 2k। अरे भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यार तरह तरह के लुक हो सकते हैं। मेन बात अगर तुम्हें ये फॉर्मूले रटे हैं तो तुम्हें ये लुक उन्हीं को देख के आता है, और इनके बिना तो काम ही नहीं चलना है, तो इनको रटना ही पड़ेगा। और रटना भी क्या यार, क्या इसको भी तो हम निकाल के दिए हैं। अरे कैसे, बस ये पोटेंशियल जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का पता है, वहीं से तो आया है सब कुछ। अगर तुम मेन स्टोरी देखो तो इस पूरे बोर्ड में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई लाइन है तो वो कौन सी है, ये, यहीं से सब निकला है। बस एक पोटेंशियल जी का फॉर्मूला पता हो। क्या बात समझ रहे हैं। तो तुम्हें यार ये पूरे रिकवरी प्लान आना चाहिए। घर पे अगर स्टक हो जाओ, कोई चीज फंस रही है, तो बजाय पन्ने पलटने के तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको देख लो, दिक्कत है। लेकिन इसके बाद हर चीज रिकवर करने का प्रयास करना चाहिए। ये तुम्हारी स्किल डेवलप करेगा यार। फिजिक्स में ये स्किल बहुत काम की, इसके बिना हम फिजिक्स में नहीं, कुछ नहीं पा सकते। पास में अगर तुम हर फॉर्मूले को रटने का प्रयास कर रहे हो तो तुम अपनी स्किल डेड कर रहे हो। हर चीज को बराबर भाव फिजिक्स में देने की जरूरत नहीं है, और लाइफ में भी है कि नहीं यार। लाइफ में क्या सबको बराबर भाव दोगे यार, जो अपने फैमिली वाले उनको ज्यादा दोगे यार, जो बाहर वाले पड़ोस वाले उनको थोड़ा,
और दूर वाले उनको कम, राह चलते वाले को बिल्कुल भी नहीं। क्यों यार, थोड़ा ह्यूमैनिटी होना चाहिए। ऐसा क्या यार, थोड़ा बहुत तो दो भाई, उसके साथ कुछ हो जाए तो थोड़ा मदद कर दो। बिल्कुल भी नहीं, क्या होता है यार। मतलब अगर ये वाले फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इसको बिल्कुल भाव नहीं दोगे। क्वेश्चन तो यही आएगा यार। घर पे कुछ भी सीखो यार, कुछ सामाजिक एथिक्स काम आते हैं लाइफ में, वो ये है एंड रिजल्ट। तो रदरफोर्ड ने ये सब बताया किसके आधार पे, अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में एक फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिक फॉर्मूला है, ये लिख लें, बहुत रेयर है बट फिर भी शायद कभी बात हो जाए। ये फॉर्मूला, इसमें n क्या है, n क्या है, n है नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा। क्या ये नंबर ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे, थीटा पे। यानी अलग अलग थीटा के लिए नंबर अलग अलग आएगा, ये तो बनी बात है यार। क्या बताओ सबसे बड़ा नंबर किन अल्फा पार्टिकल का था, सबसे बड़ा नंबर जो एकदम सीधे जा रहे थे उनका नंबर बड़ा था। जैसे जैसे एंगल बदल रहा था, इस पे टकराने वाले, इसके टकराने वाले जो अल्फा पार्टिकल थे उनकी संख्या कम थी। अच्छा, सबसे कम संख्या किनकी होगी, जो आके सीधे सीधे लौट जाते होंगे। ये फॉर्मूला उन सारे ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जैसे मैं थीटा 180 डालूं तो बताओ, थीटा 180 डालोगे तो साइन के अंदर पता है कितने डिग्री आएगा, 90। साइन 90 सबसे बड़ा वैल्यू होता है 1, और साइन 90 सबसे बड़ा होता है तो n सबसे कम होगा। यानी यार 180 डिग्री पे एंगल, 180 डिग्री एंगल पर 1 in 10,000, ऐसे 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे था, यानी 180 वाले पार्टिकल सबसे कम होंगे। अच्छा, थीटा अगर मैं 0 डालूं तो यार साइन 0 लगभग क्या होता है, 0, तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। यानी यार वो बड़ा लार्ज नंबर होगा, बहुत लार्ज नंबर होगा जो n पे, मैं कहूंगा जो n पे थीटा के 0 डिग्री वैल्यू के लिए नंबर सबसे बड़ा आएगा। क्या ये ऑब्जर्वेशन उसने किया था। तो इसमें क्या है, लगभग 8,000 मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब 10,000 में से शायद 9,000 पार्टिकल किस पे रहते हैं, 0 डिग्री पे, तो वो लार्ज नंबर आएगा। तुम जरा देखो यहां 0 डाल के देखो, क्या 1/sin0 लार्ज नंबर आ, इनफाइनाइट से मेरा मतलब है कि वो एक बड़ा नंबर होगा। क्या बात समझ रहे। तो ये जो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का स्टैटिस्टिक फार्मूला है। इसको स्टैटिस्टिक फार्मूला क्या कह रहे हैं, नंबर को लेकर लगभग में ये फार्मूला काम करता है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में ये फार्मूला काम करता है ना। और इसी के आधार पे उसने अपना पूरा प्लान बनाया, पूरा उसने मॉडल बनाया इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे। तो रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन एक हेडिंग डाल के ये थोड़ा सी चीजें और लिख लें। रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल के, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन ये थे, डायग्राम बनाए ना बनाए चलेगा, बस इतना थोड़ा नोट कर लें नंबर को लेकर। कई बार सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। देखो यार, ये रफली बताने का तरीका है, सटीकता कुछ नहीं है। जब 1-2 वाली बात होती ना, तो यार भीड़ में इतने सारे अल्फा पार्टिकल फेंके गए तो उनमें से इक्का दुक्का आ गए। तो यार इक्का दुक्का, अब 10,000 में से किस्मत अच्छी तो 2 भी आ सकते हैं। कैसे फेंका गया है, सेटअप कैसा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत एग्जैक्ट बात है ही नहीं, ये रफ बातें हैं सारी, बस एक अंदाजा लगाने का तरीका है ये, कि ऐसे तुम समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो सोचा यार एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कितना रिवोल्यूटरी काम किया, पूरा मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, हर चीज की वजह बता दी कि अंदर क्या चल रहा है। मगर एक समस्या है यार, कि हम लोग बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो है वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बताएं। तो थोड़ा सा पढ़ते समय कष्ट होना चाहिए हमको कि यार इस आदमी ने इतना बड़ा काम किया
उसके लिए हम पढ़ते क्या है? वीकनेस। तो यार पहली बार अगर कोई काम करेगा इतना रिवोल्यूटरी काम, तो क्या एक बार में परफेक्ट कर लेगा? कि जब किसी आदमी ने पेड़ से उतर के जमीन में रहने का सोचा था, तो उसके दिमाग में ऐसा मकान चलता था जिसमें बढ़िया दीवारें पक्की होंगी, छत होगी, एसी लगा होगा और काम भी कर रहा होगा। आज काम कर रहा है? ऐसे थोड़ी होता है यार। पहली बार उसने बस नीचे उतर के झोपड़ी बनाने का सोचा होगा, तो ऐसे ही उसने किया भाई, मॉडल बनाया, लेकिन क्या हो गई उस पर चर्चा? क्या हो गई? वीकनेस ऑफ रोहित शर्मा इन वर्ल्ड कप 1। ऐसे होता है यार कि बेचारे ने यार पूरे मैच जिताए, एक मैच हार गया, दिन अच्छा नहीं था तो हो गया रदरफोर्ड, वो बेकार है, सॉरी, कौन? रोहित शर्मा। आज ऐसा नहीं होगा, होपफुली 99% चांस तो ऐसे ही है। नोट करते जाए, ये बातें केवल इसलिए ताकि तुम लोग नोट कर सको, है ना? तो यार अब बात आती है यार कि ऐसा क्यों होता है यार कि लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, उन्हीं पे उंगली उठाई जाती है? क्यों? क्योंकि और लोग भी हैं जो बड़े काम करना चाहते हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा होता है, तो कहते हैं यार इसको पहले बदनाम करो, तब जो है हमारे बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो रदरफोर्ड का ही एक स्टूडेंट था, उसका नाम था नील्स बोर। वो अपना पत्र में कुछ भी न्यूज चैनल में लिखवा देता था कि यार रदरफोर्ड ने बताया, यार स्टूडेंट था यार, तभी तो मेरा बहुत ज्यादा थोड़ा सा फेथ कम रहता है, ठीक है। तो वो क्या लिखवा देता था, रदरफोर्ड ने ये सब तो बताया, ठीक है मॉडल होता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एटम से एनर्जी क्यों निकलती है। रदरफोर्ड का माथा चकराया कि यार एनर्जी निकलती है, हमें क्या मतलब, हमने जितना बताया उतना तो सही है, ऐसी मतलब खबरें फैला देता था। उसने ये नहीं बताया कि एटम से निकलने वाली एनर्जी हर कलर की क्यों नहीं होती, कुछ खास खास कलर की क्यों होती, ये नहीं बताया। तो उसका माथा और चकराया, मैंने तो आज तक ऑब्जर्व भी नहीं किया कि ऐसा कुछ होता भी है। भाई जिस जमाने में रदरफोर्ड ने बताया वो अगली पीढ़ी का आदमी था, तो उसने कुछ और एडवांस चीजें डेवलप करी, एडवांस ऑब्जर्वेशन किए, तो एटम में उसको कुछ चीजें नजर आई, है ना? तो इस बातों को लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, और वही चीज आज हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन जब मैं बोर्स मॉडल पढ़ाता हूं या पढ़ता हूं, तो मुझे साफ साफ समझ में आता है कि ये वीकनेस को हाईलाइट करने वाला कौन था? बोर। क्यों? क्योंकि बोर ने वही बताया जो उसमें वीकनेस थी, उसी चीजों पे बातें करी। या ऐसे सोच लो यार, किताब वालों को ये नजर आया कि बोर ने अपनी बातें बताई और रदरफोर्ड ने नहीं बताई, तो ये उसकी वीकनेस हो गई। तो ये हमें समझना है यार कि बोर की वीकनेस, रदरफोर्ड की वीकनेस क्या थी, और बोर ने उनको अपने तरीके से कैसे समझाया। टॉपिक का मेन थीम यही है, क्या रदरफोर्ड ने क्या कमी कर दी और बोर ने क्या समझाया और कैसे समझाया, ये हमें समझना है। बात क्लियर है? तो रदरफोर्ड से क्या गलती हो गई? फेलियर ऑफ द मॉडल का बिल्कुल मतलब नहीं कि मॉडल फेल हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आता है यार कि रदरफोर्ड के फेल होने का मॉडल, अभी तो फेल तो थॉमसन मॉडल भी हुआ, फेल तो इससे पहले वाले सारे मॉडल हुए, इनका बोर का मॉडल भी तो फेल ही हो गया एक तरह से, आगे दूसरे लोगों ने मॉडल सजेस्ट किए। तो मैं कह रहा हूं कि यार ये फेलियर नहीं है, बल्कि अगला अपडेट आ गया, बस इतनी सी बात है यार, है ना? तो इतने गंदे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, उनको ये लिखना चाहिए ठीक है कि रदरफोर्ड की वीकनेस क्या है, बट ऐसे ऐसे गंदे शब्द आते हैं। रोहित शर्मा ने भी सुने हैं, विराट कोहली इस समय सुन रहा है। विराट कोहली नहीं चल पाया यार, 5-6 मैच हो गए। शुरू में हालांकि मैंने पहले ही बहुत लोगों से कन्वर्सेशन के दौरान कहा था, कोहली को वनडे और टेस्ट टीम में हमेशा खिलाना चाहिए जब तक वो खेले, लेकिन T20 में नहीं खिलाना चाहिए। वो T20 बनने का प्रयास करता है, उस चक्कर में आउट हो जाता है। और किसी को भी खिला लेते हैं यार, जरूरी क्या यार भैया, ठीक है महान बैट्समैन है, तो हर जगह कोई एक आदमी महान नहीं हो सकता यार। अभी हर कोई चाहे क्या नहीं, हम पूरी रेंज के लिए काम करेंगे, हम T20 भी खेलेंगे और टेस्ट मैच भी खेलेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। हाँ खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब देखो यार, जब ये बातें उठी होंगी, बोर्स ने फैलाई होंगी कि यार एटम से एनर्जी निकलती है, क्यों निकलती है, एनर्जी एटम खाता भी है, क्यों खाता है, निकलने को एमिशन बोलते हैं और खाने को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इनको लेके
रदरफोर्ड ने कोई ज्यादा बातें करी नहीं थी, लेकिन अगर कोई मॉडल को डिटेल में पढ़ता है तो उसने ये बातें करी थी कि देखो यार एनर्जी हमने बोली तो है, देखो यार क्या रदरफोर्ड के मॉडल में काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, रदरफोर्ड के मॉडल में पोटेंशियल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की बात हुई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ भी सकता है, ले भी सकता है। तो रदरफोर्ड का मत था कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हो सकता है कि वो अपने ऑर्बिट को चेंज करता हो, ऑर्बिट चेंज होता होगा तो रेडियस चेंज होता होगा। क्या फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी किसी भी फॉर्मूले में आर है कि नहीं है? आर बदलेगा तो एनर्जी भी, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है तो वो खाता होगा नहीं, और अगर एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब वो निकालता होगा। तो क्यों एनर्जी निकालता है, क्यों एनर्जी खाता है, इसको लेके रदरफोर्ड का अपना पुराना क्लासिकल एग्जाम्पल था। क्लासिकल और मॉडर्न ये दो मैंने फिजिक्स बताई हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये माना जाता है कि लाइट वेव है, एनर्जी क्या है, वेव है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी कम से ज्यादा ऑर्बिट पे जाता होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या निकालता होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव निकालता होगा। और जब भी कोई कम से ज्यादा में जाने के बजाय ज्यादा से कम में आता होगा तो वो क्या करता होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा वेव फॉर्म में। ऐसा रदरफोर्ड ने उस समय बताया होगा जब ये सब क्वेश्चन पूछे गए होंगे। बट बात आती है कि अगर ऐसा कुछ है तो रेडियस कम होते होते कोलैप्स कर जाना चाहिए, तो ये स्टेबल क्यों है? ये बात कौन नहीं बता पाया, रदरफोर्ड, कि भाई अगर रेडियस कम या ज्यादा हो सकती है तो कम होते होते उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए। अब उस जमाने में शायद लोग ये ऑब्जर्व करने लगे थे कि एटम से निकलने वाला जो लाइट होता है और एटम के खाने वाला जो लाइट होता है, एब्जॉर्ब करने वाला और निकलने वाला, वो किस तरह के वेवलेंथ का, किस तरह की फ्रीक्वेंसी का वेव वो निकालता है, उसके ऑब्जर्वेशन के तरीके बनाए जा चुके थे। शायद रदरफोर्ड के जमाने में नहीं रहे होंगे, तो वो जानते थे कि एटम से जो एनर्जी निकलती है वो कुछ खास खास कलर की निकलती है, हर कलर की नहीं निकलती है। जब मैं कलर कहता हूं इसका मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, कई ऐसी भी हैं जो दिखाई नहीं देती, तो कलर कहना थोड़ा अलग लग सकता है। तो ऐसा देखा जाता था कि एटम से हर तरह की एनर्जी नहीं निकलती, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन क्या समझा रहा है कि अगर छोटी रेडियस से बड़े रेडियस में जा रहा है तो जब छोटे लेवल की बातें चल रही होंगी तो कम एनर्जी का फोटोन खाएगा, जब बड़े लेवल की बात चल रही होगी तो ज्यादा एनर्जी के वेव खाएगा। फोटोन की तो चर्चा ही नहीं की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सारी बातें वेव मॉडल के आधार पे की कि भाई जैसे जैसे बड़ा और बड़ा करता जाएगा तो वो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट खाएगा, या बड़े से छोटा जाएगा तो वो पहले हाई फ्रीक्वेंसी लाइट छोड़ेगा और फिर कम, फिर और कम। मतलब ये हो गया अमीर से थोड़ा गरीब हुआ तो भी वो खर्चे लंबे स्तर के कर रहा है, और गरीब हुआ तो उसके खर्चे थोड़ा छोटे स्तर के होंगे। अब गरीब लेवल पे आएगा तो उसके खर्चे भी बहुत छोटे लेवल के होंगे। एक करोड़पति था तो सीधे बिजनेस क्लास में बैठता था, थोड़ा गरीब हुआ तो फिर वो इकोनॉमी क्लास में आ गया, और छोटा हुआ तो ट्रेन में चलने लगा, और छोटा हुआ बस में, उसके बाद अभी ई रिक्शा खरीद रहा है। मैं कह रहा हूं कि एनर्जी का स्तर लगातार बदलना चाहिए, नहीं ये इसका मतलब किसी ने फैलाया होगा कि भाई रदरफोर्ड ने ये बताया नहीं कि यार कि हर तरह की एनर्जी होना चाहिए, जबकि देखने को क्या मिल रहा है कि खास खास एनर्जी, बीच में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, उसका जवाब कौन देगा? ये चीज थोड़ा पहली बार में कोई पढ़ता है तो लोगों को समझ नहीं आता ये क्या बात चल रही है, बट इस बात का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए। क्या? व्हाई द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन एंड ऑब्जर्वेशन आर बेंड नॉट कंटिन्यूअस। इसको मैं समझाऊंगा ढंग से, बट अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे समझो जो मैंने अभी भाषा यूज करी। हर तरह की एनर्जी होती तो कंटिन्यूटी होती, कुछ खास तरह की एनर्जी निकल रही तो उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। जैसे इस बार का नीट रिजल्ट आया है, अगर उसका कोई डाटा साइंटिस्ट ढंग से एनालिसिस करे और उसको सेंटर 1 सेंटर 2 क्रम से लगाए और उनके सिलेक्ट होने वाले बच्चों को ग्राफ में देखें तो उसमें एक कंटिन्यूटी नजर आएगी, है ना। लेकिन अगर किसी एक सेंटर पे वो जंप कर रहा है कि ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि डेटा साइंटिस्ट ही बता देगा कि इसमें फ्रॉड हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार
सब चीज एविडेंस मिले तभी पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। लोग डेटा देख के, रिजल्ट देख के बता सकते हैं कि रिजल्ट में कहां कहां एरर्स हैं, जो बहुत सरप्राइजिंग है, डेटा बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो समझ में आ जाता है कि कुछ तो खास बात है, इस सेंटर में कुछ तो खास बात है ना। या तो उस एरिया में इतनी बढ़िया एजुकेशन चल रही जो पूरे इंडिया में कहीं चल ही नहीं रही है, या तो वहां पेपर लीक हुआ है। बात समझ रहा है? तो वो नहीं करा रहे हम, क्यों नहीं करा रहे पता नहीं। तो वही बात है, कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कि हजम होने वाली ग्राफ, और डिसकंटिन्यूअस या बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि अचानक से स्पाइक देखे जा रहे हैं कि यहां कुछ अलग ही चल रहा है, वो ग्राफ हजम होने वाला नहीं है। क्या जनता समझ पा रही? अभी वैसे इसको समझे, इस बात का एक्सप्लेनेशन कौन नहीं दे पाया? रदरफोर्ड। तो यही दो कारण थे जिनकी वजह से रदरफोर्ड को फेलियर मान लिया गया। ये क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से इन्होंने समझाया था, और क्या समझाया था? ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एमिट्स। और उसने ये नहीं समझा पाया कि रेडिएशन निकालते निकालते एटम, है ना, तो यार इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का सहारा लिया था और ये नहीं बता पाए कि रेडिएशन हर तरह के क्यों नहीं है ना, खास खास तरह के क्यों है। इसका जवाब वो नहीं दे पाए। हर तरह के रेडिएशन निकल नहीं रहे थे और देखा जा रहा था कि हर तरह के रेडिएशन निकल नहीं रहे हैं। उसने कहा था हर तरह के निकलना चाहिए। तो अभी यार आगे की बात समझने के लिए हमें स्पेक्ट्रम समझना होगा, तभी आगे बात। इतना नोट कर ले तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो, अभी रदरफोर्ड की बात चल रही तो एक बात और हमें समझना है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है यार? अल्फा पार्टिकल ये होता है, ये किसी काइनेटिक एनर्जी से लॉन्च किया जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी दो टर्मिनल से V का वोल्टेज लगा के दिया जाता है। लॉन्च करने के बाद वो गोल्ड फॉइल से टकरा रहा था, ठीक है। तो क्या ये अल्फा पार्टिकल यहां काइनेटिक एनर्जी रखता है? अभी गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस बहुत दूर है,
तो यहां उसका कोई असर नहीं है। मैं उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो टकराता है और लौट के आता है ना, टकराता है और लौट के आता है। तो जब सबसे करीब होगा तब क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और केवल कौन सी एनर्जी होगी, है ना। इससे रदरफोर्ड ने साइज ऑफ एटम का अंदाजा लगाया था। इस कॉन्सेप्ट से साइज ऑफ एटम का रफली अंदाजा लगाया था। कैसे, यहां इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल नहीं है, और यहां पे कौन है, पोटेंशियल, काइनेटिक नहीं है। तो एक मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल होता है के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल। तो पहले इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो के लिखा सकते हैं, हाफ mv² लिख सकते हैं, या E इंटू वी लिख सकते हैं, सॉरी 2E इंटू वी। 2E इंटू वी क्यों, अरे चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, तो चार्ज है 2E और वोल्टेज है V। ये मैं सब कुछ इसलिए लिख रहा हूं, पता नहीं कब कहां क्या दे दें। मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं जिसपे झांक के क्वेश्चन के जवाब देना पड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसा होगा मुझे खुद नहीं पता, मैं बता दूंगा अभी कैसे कैसे हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल जी क्या होता है, 0, अभी दूर है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल जी कितनी हो गई, के Q1 Q2 बाई आर। अच्छा, के न्यूक्लियस का है, ये Ze न्यूक्लियस का है, और 2E भी पॉजिटिव है, हीलियम का है, अपॉन आर। ठीक है, चलो, क्या इस पूरे डिस्कशन में के हमें पता है ऑलरेडी कि नहीं, अरे ईवी से पता है, Ze ये भी पता है, केवल क्या नहीं पता, आर, के भी पता ही, तो क्या हम आर निकाल सकते हैं, नो डाउट आर का फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बट मैं किसी को रटाना ही नहीं चाहता। क्या इस लाइन को आगे बढ़ा के तुम आर का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, के Ze² बाई आर, तो आर बराबर क्या आ गया, नहीं, आर इधर आ गया, एम नीचे चला गया, 2 उधर चला गया, आ गया, ठीक है, v² आएगा। अब मान लिया 2EV दिया होता तो यार तुम यहां लिखते 2EV बराबर kZe² बाई आर, तो आर का आंसर क्या आता, 2EV। एक नया लुक आ गया, ये नया लुक है, ये अलग लुक है, कोई दिक्कत है। अभी के मैंने रखा नहीं है, के क्या होता है, तो कितने लुक आ गए, क्या सब याद रख पाओगे। तो क्या इतनी एक स्टोरी है ये समझ लो यार। अगर आंसर इस लुक में है तो इस लुक में ले आओ, इसे ही कट जाएगा। आंसर इस लुक में है तो इस लुक में ले आओ। अच्छा, के आने के बाद ये फॉर्मूला और गंदा लगेगा, के क्या होता है भाई, 1/4 ये रखने में, तो क्या इतना गंदा लुक कोई रट पाएगा, तो क्या रटना तुम्हारे लिए संभव है, क्या याद रखना संभव है, ये पहली लाइन याद रखना संभव है। काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² भी होती है और QV भी होती है, नहीं, इज इक्वल टू पोटेंशियल जी, ये याद रखना संभव है। तो जब भी कभी कोई आंसर इस लुक में लाना हो या इस लुक में तो ले आओगे। मैं यार उसी को बॉक्स में डाल रहा हूं जो सबसे जरूरी है। अच्छा, एक 2 इधर भी है, सॉरी, तो 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी, एक 2 इधर भी है तो ये हो जाएगा 4। ठीक ठीक, क्या ये ला पाएंगे, ठीक। तो अभी हम लोग रदरफोर्ड से आगे बढ़ते हैं, इसको और नोट कर लें। क्या बताओ, अभी जो न्यूक्लियस और अल्फा के बीच की दूरी होगी, ये आर, यही तो है आर, क्या ये आर ये न्यूक्लियस के साइज के बराबर है कि नहीं है। जो अल्फा पार्टिकल सबसे करीब आया वो लगभग न्यूक्लियस को छू लिया, तो ये दूरी, तो कोई कह सकता है सर बिल्कुल कहां छुआ होगा, थोड़ा तो दूर होगा, तो मैं भी तो कहां कह रहा हूं कि ये रेडियस है, ये डायमीटर भी हो सकता है। ये रफ आइडिया है कि इसी लगभग इसी ऑर्डर का होगा आंसर, इस बात को समझो यार। रदरफोर्ड ने बहुत एग्जैक्ट नहीं बताया कि एटम का साइज क्या होता है, उसने कहा कि लगभग इस आर के ऑर्डर का तो होगा। यार उस जमाने में जब एटम के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था और ये बता दे कि ये आंसर लगभग 10⁻⁻10 के ऑर्डर का आ रहा है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो ये किसने बताया, और हम पढ़ते क्या है रदरफोर्ड के बारे में,
है ना, तो थोड़ा सा हमको मानना चाहिए कि नहीं, विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है, उसका फॉर्म नहीं चल रहा है। हाँ आज चलेगा यार, आज तो चलेगा ही। आज टीम में आप बनाएंगे आप? नहीं आज होगा, वो ऐसे कर नहीं सकते। आज 50 प्लस है। अब तक नहीं हटाया तो आज क्यों हटाएंगे? नहीं, उसका नाम ही काफी है सर। हाँ ये भी एक बात है, सामने वाली ये टीम बिल्कुल काफी सही अच्छा बात खेला है है सब कि जैसे ही वो आउट होता है तो सामने वाली टीम रिलैक्स हो जाती है। और चेस अगर हुआ तो विराट कोहली ही जीता है। सामने वाली टीम सोचती है अच्छा कोहली आउट हो गया, अब तो आधा काम खत्म, हम तो जीत ही जाएंगे। उसके बाद धोखा हो जाता है उनके साथ। जिनको कोई उम्मीद नहीं करता वो जाके मार के चले जाते हैं। चलो यार वापस आते हैं हम लोग। अब बोर ने जो रदरफोर्ड को हटाने की कोशिश की थी, तुम देखोगे यार, तो जो मेन काम था शुरुआत का स्ट्रक्चर देने का, वो देने वाला कौन था? रदरफोर्ड। बोर्स के मॉडल में सारी कहानी रदरफोर्ड के मॉडल से उठा के आगे बढ़ाई गई है। रदरफोर्ड ने अपना बोर ने अपना कुछ बेसिक ज्यादा नहीं बनाया, बस एक फॉर्मूला बनाया। तो यार जिस आधार पे रदरफोर्ड में कमियां निकाली गई हैं, उसका मेन चीज क्या था? स्पेक्ट्रम। वो जो कंटिन्यूअस और बैंड वाली बात करी गई है, जो अक्सर समझ नहीं आती, और सबसे बड़ी बात है इस पे किताबें ज्यादा लिखती भी नहीं है। पता नहीं क्या जम्पशन रहता है कि किस क्लास में पढ़ लिया, इससे पहले कहीं भी पूरे टॉपिक में, पूरी 9, 10, 11, 12 में कहीं स्पेक्ट्रम नहीं आता, और सीधे स्पेक्ट्रम आता है और स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं कर रहा हूं यार, कुछ तो दिमाग में पिक्चर हो। हाँ है, ओके थोड़ा सा, हाँ ठीक है स्पेक्ट्रम है, बट वो लाइट को लेके है, ये थोड़ा ब्रॉड सेंस में है, ठीक है। तो यार स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि अगर किसी प्रिज्म में व्हाइट लाइट डालो तो व्हाइट लाइट में कई कलर की लाइट मिक्स होती है। सबको पता है यार व्हाइट लाइट में कई कलर की लाइट मिक्स होती है। तो प्रिज्म में एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होता है, फिर इससे ज्यादातर लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है, उनको पता होगा कि दो जगह रिफ्रैक्शन होता है। अब हर कलर के लिए रिफ्रैक्शन एक जैसा नहीं होता, कुछ ज्यादा टर्न करते हैं और कुछ, तो कौन ज्यादा टर्न किया है यहां? वायलेट। और कौन कम किया है? रेड। और अब यार इसमें कितने कलर हैं? हम साथ में स्प्लिट जरूर करते हैं, बट उसके बीच में भी कलर एग्जिस्ट करते हैं। अगर रेड एग्जिस्ट करता है तो रेड येलो के बीच में ऑरेंज, और डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, उसके पूरे शेड बनाए जा सकते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि यहां एक पर्दा लगाया जाए, उस पर्दे में रेड से वायलेट के बीच की हर वेव मौजूद होगी या खास खास वेव मौजूद होंगी? हर वेव मौजूद होगी, दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कि अगर इस रेड की 700 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है तो 759, 700, 699, 698 वाली भी वेव मौजूद होंगी। जितने तुम नंबर सोच सकते हो वो हर वेवलेंथ यहां मौजूद होगी। वॉयलेट की अगर 400 होती है तो 401, 402, 403 अगर तुम गिनती करते चले जाओ तो सारी वेवलेंथ यहां पर मौजूद होंगी, कोई मिसिंग नहीं होगी, दैट इज कंटिन्यूअस। लेकिन अभी तुम क्या है, स्पेक्ट्रम को लाइट के सेंस में सोच रहे हो। मैं यहां व्हाइट लाइट डाल रहा हूं, लेकिन ये व्हाइट लाइट नहीं है। जब मैं कहता हूं सन से हमारे ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट हमें दिखाई देती है। सन से बहुत कुछ गिरता है, सब कुछ हमें दिखाई, सन से थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट भी गिरता है, सन से थोड़ा इंफ्रारेड भी गिरता है, थोड़ा हल्की फुल्की एक्स रेज वाली वेवलेंथ भी गिरती हैं, बट हमें कुछ दिखाई, हमें केवल क्या दिखाई देता है? विजिबल लाइट दिखाई देती है। तो जब मैं कहता हूं यहां व्हाइट लाइट डाल रहे हैं तो व्हाइट नहीं डाल रहे हैं, हम रेडिएशन डाल रहे हैं जो व्हाइट और व्हाइट के अलावा भी बहुत कुछ है, व्हाइट या व्हाइट के। यानी अगर मैं यहां एक पर्दा रखता हूं तो वो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहां एक फोटोग्राफिक प्लेट रखता हूं जिनमें बदलाव होते हैं लाइट डलने पे, फोटोग्राफिक प्लेट को कैसे समझते हैं? लाइट पड़ने पे उसके अंदर बदलाव होते हैं, कुछ केमिकल बदलाव होते हैं। तो तुम देखोगे बदलाव केवल इतने हिस्से में नहीं हुए, इसके नीचे भी हुए हैं और इसके ऊपर भी हुए हैं। तो हमें पता चलेगा अच्छा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा था वो भी इस प्लेट में है। ये पहली बार किसी ना किसी ने देखा होगा कि यार हम जितने को देखते हैं स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम उतना नहीं, उसके नीचे भी है और उसके ऊपर भी है। स्पेक्ट्रम इस डायग्राम का, इस पिक्चर का नाम है जो हमें नजर आता है। उस स्पेक्ट्रम में
अगर किसी खास एंगल पे लाइट डाली है, किसी खास जगह पे प्रिज्म रखा है, तो कौन जगह पे रेड गिरना है वो तय हो गया। अगर सब कुछ बिल्कुल प्री डिसाइडेड है तो रेड कहां गिरेगा, वायलेट कहां गिरेगा, पर्दे पे पहले से पता होता है। और जब पहले से पता है रेड यहां गिरा है, वायलेट इधर गिरा है, तो उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट पे बदलाव हुए हैं, इसका मतलब वहां भी कुछ ना कुछ तो गिरा है। क्या गिरा है? तो रेड के ऊपर इंफ्रारेड, वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट और भी हाई एनर्जी की। पास में रहे। तो स्पेक्ट्रम का मैंने जो मतलब बताया सबको समझ में आया। स्पेक्ट्रम उस पैटर्न का नाम है जहां बहुत कलर, डिफरेंट टाइप का फोटोनिक एनर्जी वहां पे ऑब्जर्व करी जाती है सीक्वेंस में, है ना। तो अब केवल लाइट नहीं सोचो, मैंने लिख दिया डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोनिक एनर्जी का मतलब वो लाइट भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, रेडियो वेव भी हो सकती है, और जितने भी फोटोनिक एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रम। अब दिखाने के लिए मैं ऐसा बना देता हूं कि लाइट डाली व्हाइट और हो गए, ये व्हाइट है भाई, भले कलर ब्लैक नजर आ रहा है, व्हाइट है। हाँ, नो, मोनोक्रोमेटिक में तो एक ही कलर होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ? एक क्रोम है, उसमें एक कलर है। व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब रेड अगर अकेले है तो मोनोक्रोमेटिक है। ये मल्टीक्रोमेटिक है, बहुत सारे कलर लिए हैं और सारे कलर अलग हो गए। बस यही, ये जो पर्दे पे देखा यही स्पेक्ट्रम है। नहीं, जो देखा और जो पर्दे पे बदलाव हुए वो भी स्पेक्ट्रम है। पूरी ब्रॉड सेंस में समझे यार? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब दो स्पेक्ट्रम की मैंने चर्चा की, कंटिन्यूअस और बैंड, ये भी समझ लो तुरंत। क्या बताओ, हर कलर मौजूद है कंटिन्यूअस, खास खास कलर मौजूद है, बीच के गायब हैं बैंड। समझ गया यार? बैंड स्पेक्ट्रम मतलब खास खास कलर हैं, कुछ गायब हैं, और कंटिन्यूअस मतलब हर कलर मौजूद है। नोट कर ले। बहुत सारी वेव एब्सेंट हो गई बीच बीच में, तो वो हो गया बैंड। सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूअस, है ना। अब तुम यार ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना तो नहीं पाओगे, इतने कलर किसी के पास होंगे नहीं, तो बस ऐसे लिख देना कि ऑल वेवलेंथ, ऐसा कुछ ये बनाया नहीं जा सकता यार। किसी पास अगर 7 कलर के पेन भी हैं तो वो बैंड स्पेक्ट्रम बना सकता है, कंटिन्यूअस बना सकता है क्या? शेड मिलावट करके, हाँ, हाँ कर सकते हैं, क्रिएटिव लोग कर सकते हैं। तो यार फिजिक्स क्या है? बियॉन्ड द ऑब्जर्वेशन भी है, जो हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है उसके अलावा भी चीजें हैं, तो मतलब वो समझ ही लो तो ज्यादा अच्छा है। हर चीज का डायग्राम ऑन पेपर नहीं बनाया जा सकता, दिमाग में जरूर उसको बनाया जा सकता है। तो रदरफोर्ड ने जिस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया था उससे क्या उम्मीद थी? कौन सा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा?
अगर किसी एटम से लाइट निकल रही है तो कौन सा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा? कंटिन्यूअस। मगर ऐसा वेरीफाई किया गया, ऐसा देखा गया कि जो लाइट निकल रही किसी एटम से, है ना, वो कैसा निकलती है? बैंड निकलती। उसकी थ्योरी कह रही थी कंटिन्यूअस होना चाहिए, जबकि ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम क्या था? बैंड। तो रदरफोर्ड की बैंड बच गई, बैंड स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया। नोट कर लिया भाई लोग? बंद कर दें। रदरफोर्ड इज क्लोज्ड। तो बोर ने अपनी बातों को थोड़ा सा अलग तरीके से रखा। उसने पहली बात तो क्लासिकल फिजिक्स से ज्यादा लाइट के फोटोनिक मॉडल का सहारा लिया। यानी रदरफोर्ड क्लासिकल फिजिक्स वाले पर्सन थे, पुरानी फिजिक्स, और बोर क्या थे? मॉडर्न फिजिक्स वाले पर्सन जिन्होंने फोटोनिक थ्योरी को अपनाया था, है ना। इसीलिए यार बोर की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि बोर ने लाइट के किस मॉडल को अडॉप्ट किया? लाइट के फोटोनिक मॉडल को। यानी वो लाइट को फोटोन की तरह सोचता था, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, फोटोन को लेके कुछ कुछ बातें जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है यार? एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर एच न्यू। ये एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला V बराबर एन लैम्डा सबने पढ़ा है वेव में। तो यहां V को V सिंबल देते हैं, N को न्यू देते हैं इसी टॉपिक में। तो बता यार, और V को लाइट की स्पीड है इसलिए C दे देते हैं, तो न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? तो ये SC बाई लैम्डा बन जाता है। इसी को मैंने एक और तरीके से लिखा था, E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? खैर, ये कुछ बातें हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी, बस देख लें। अभी इस पे ज्यादा विचार करने से फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे ही होता है, और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो बोर ने यार अपने कुछ 3 मेन नियम दिए, है ना। तो उनके 3 नियम क्या हैं, उसके आधार पर उसने अपने आगे की बातें बताई। बोर का पहला नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना। ये स्टेबल ऑर्बिट से उसका मतलब ये था कि जैसे रदरफोर्ड सोचता था कि वो अपनी रेडियस बदल सकता है, नील्स बोर सोचता था कि वो रेडियस कंटिन्यूअसली अपनी बदल नहीं सकता है। कुछ खास खास ऑर्बिट्स हैं, कुछ खास खास रेडियस हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। उनको उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। और जब वो रिवॉल्व करता है एक ही ऑर्बिट में, तब वो एनर्जी ना निकालता है ना खाता है। कब निकालता है या खाता है? जब वो ऑर्बिट बदलता है। खैर, तो यार एक ऑर्बिट की जो भी फिक्स एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है कि यार उस एनर्जी स्टेट में वो रहता है। नहीं कि अगर हम कहते हैं कि आज मेरा एनर्जी स्टेट बहुत लो है, मतलब बड़ा डल फील कर रहा हूं, एनर्जी स्टेट बहुत हाई है, तो एटम के भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं और हर ऑर्बिट के अपने अपने एनर्जी स्टेट होते हैं। बात क्लियर है? तो हर एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी स्टेट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, हर स्टेट में नहीं रह सकता। बस मेरा हर स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है। बाद में इस थ्योरी को डी ब्रॉगली ने अपने तरीके से समझाया था, वो हमें नहीं समझना है, बस ये ठीक है, उसने ऐसा बोला, ठीक है। अब अगली बात उसने क्या बोली कि यार हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड वर्ड कई बार आ चुका है यार। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब होता था वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के मल्टीपल में होता है। नहीं आया पहले कभी क्वांटाइज का मतलब? इस बार इसने कहा चार्ज नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। नहीं, तो वो किस चीज का मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम? तो उसने कहा h/2π का मल्टीपल होता है। क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो मैकेनिक्स में एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम, जो MVR को कहते हैं। इस पे अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे ही होता है यार,
भाई जो चीजें हम मान रहे हैं उस पर ज्यादा बात अभी कर नहीं पाएंगे, तो मानना पड़ेगा। हाँ नो डाउट यार, जब मैकेनिक्स चल रहा होगा तो हर चीज का कारण बताया जाएगा, हर चीज का कारण, अभी इनके कारण पे नहीं जाएंगे। तो यार एंगुलर मोमेंटम क्या है, किसी m मास के पार्टिकल का अगर वो v स्पीड से किसी r के रेडियस में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr। तो mvr कितना होगा, mvr एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको l सिंबल से भी डिनोट करते हैं, l बराबर mvr। वो कितना होता है, तो h/2 की जो भी वैल्यू होती है उसका 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1 गुना होगा, बट 1.5 गुना, 2.5 गुना। तो ये हमेशा क्वांटाइज का मतलब होता है कि टाइम्स में होगी चीजें। n1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट n 1.5 नहीं हो सकता, n 1.7 नहीं हो सकता, या 2.7 नहीं हो सकता। क्या जनता समझ पा रही है यार? तो ये दूसरा पोस्टुलेट है उसका कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है, यार ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मैं लिखूं, एटम का एंगुलर मोमेंटम लिखूं या इलेक्ट्रॉन का, बात एक ही चल रही है। कोई ये ना कहे सर कभी कभी आप कहते हैं एटम की एनर्जी स्टेट, कभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट, ये थोड़ा सा मतलब इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। कभी कहेंगे ऑर्बिट की एनर्जी स्टेट, है सब वही नहीं होता यार। कि कई बार किसी के घर में बच्चा सिलेक्ट हो गया तो हम कहते हैं आज वो बच्चा बड़ा खुश है, कुछ लोग कहते हैं नहीं उनका घर आज बड़ा खुश है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं वो कमरा आज बड़ा खुश है जिस कमरे में सब लोग हैं, कह सकता है यार उसी सेंस में। तो यार बच्चा खुश है मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट, कमरा खुश है मतलब ऑर्बिट का एनर्जी स्टेट, घर खुश है मतलब एटम का एनर्जी स्टेट। तो इशारा किसकी तरफ है वो समझना है, लैंग्वेज कुछ भी देखने को मिल सकती है, बात क्लियर है? तो ऑर्बिट हैज क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम, या एटम हैज क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम, या इलेक्ट्रॉन हैज क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम, सब बातों का मतलब एक ही है। बात समझ रहे हैं? लिखने के लिए कुछ भी लिखा हो सकता है, तुम्हें समझना है कि ये सब इशारा है कि आज उनका घर बड़ा खुश है। तो घर कब हंसता हुआ देखा यार किसी ने? केवल कार्टून नेटवर्क में होता है कि कार भी बातें करती है आपस में, नहीं ट्रेनें भी आपस में बात करती हुई जा रही हैं। मैं तो सोचता हूं ऐसा कौन सा ट्रैक है यार जिसमें 2 ट्रेनें बिल्कुल बगली बगल चलती, टॉय स्टोरी चलती है उसमें। हाँ वही है, जब तक मॉडर्न चल रहा है तब तक एच प्लैंक कांस्टेंट है। बेटा एच की वैल्यू कितनी होती थी, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तब से सेम ही है यार, काइनेमेटिक्स में एच जाके हाइट होगा, इस टॉपिक में इस टॉपिक में एच प्लैंक कांस्टेंट रहेगा। ये भी बड़ी समस्या है, एक ही सिंबल अलग अलग टॉपिक में अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। क्यों भैया लेटर 26 क्यों है? ग्रीक और अरब और जाने कहां कहां से तो सिंबल उठाए गए हैं। न्यू ये अपनी एबीसीडी में नहीं आता भाई, लेमडा आता है, अल्फा बीटा गामा आता है, तो पता नहीं ईंटा वो गंदा सा आता है ऐसा। तो सिंबल कम पड़े इसीलिए यार इधर उधर से उठाए गए हैं। और स्पेशली जिस एरिया का साइंटिस्ट होता था वो सिंबल भी अपने ही देश का यूज करता था, तो इससे मतलब है तो सबका नाम बताया जाता है उसी वक्त। हाँ भाई सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्लैंक्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन एमिट एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 ऑर्बिट। अभी मैंने कहा यार कि हर एटम की अपना एक एनर्जी स्टेट होता है। जैसे मान लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी स्टेट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इनके बीच में अंतर कितना है 4। तो इससे जब भी कभी कोई फोटोन निकलेगा या ये खाएगा इस ट्रांजिशन के दौरान, इधर से इधर आने के दौरान, तो कितनी एनर्जी का खाएगा 4। तो क्या जब जब इनमें आवागमन होगा ऊपर जाए या नीचे आए तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही फोटोन निकलेंगे कि नहीं, है ना? मान लिया ये कुछ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इनमें आवागमन होगा तो कितने का निकलेगा 3, इनमें आवागमन होगा तो कितने का निकलेगा 7। हालांकि वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, बात क्लियर है? तो क्या इस एटम से 7 वाले फोटोन बहुत निकलेंगे? नहीं, इस एटम से 4 वाले फोटोन बहुत निकलेंगे, 3 वाले बहुत निकलेंगे, लेकिन 1.5 वाला निकल सकता है, 6.5 वाला निकल सकता है नहीं। तो क्या इससे निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा
इस एटम से निकलने वाली लाइट का अगर कोई स्पेक्ट्रम बनाएगा तो वो कंटिन्यूअस होगा या बैंड? क्या समझे यार कि उसका एक्सप्लेनेशन में ये स्टेबल ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके मॉडल में स्टेबल ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो ये कह सकता है कि इससे निकलेगा तो 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, 7 निकलेगा। क्या समझ पा रहे हैं? बीच के गायब होंगे। क्या जनता समझ पा रही है? बैंड स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स में कवर हो चुका है। तो इसी से मुझे समझ आता है कि रदरफोर्ड की वीकनेस वाली बातें किसने उड़ाई होंगी। क्यों, ये तो समझा रहा है। पहला पॉइंट क्या था कि ऑर्बिट स्टेबल क्यों है, वो भी इसने बता दिया कि क्वांटाइज्ड है इसलिए स्टेबल है, जब वो रहता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। पास में यार, तो कई बार कोई बोले ना बोले समझ आ जाता है कि साजिश किसने करी है। किसकी साजिश है यार? बोर की। तब से यार स्टूडेंट पे मुझे थोड़ा सा भरोसा कम हो गया। तो अब यार बोर्स की मैथमेटिकल बातें क्या थी वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। अभी आज डिस्कशन बाकी है। तो जो लोग आज पहली क्लास कर रहे हैं वो पिछली क्लास भूल जाए। पिछली क्लास से उनको कोई मतलब नहीं है। तुमको क्या ऐसे कैसे भूल जाए, मॉडर्न फिजिक्स तो हमारे सिलेबस में है। तो ये फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा तब पढ़ लेना। मॉडर्न फिजिक्स दोबारा पढ़ाया जाएगा लास्ट में, लेकिन बीच में अब कुछ नहीं होगा यार। शुरू में पढ़ाया जाएगा फिर लास्ट में, ठीक है। तो अभी तुम लोग जा सकते हो। कौन कौन था आज फर्स्ट क्लास वाला? ठीक है। बाकी लोग अपने आंसर्स